डेट है आज की 5 जनवरी। हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम चलेंगे राजस्थान, अजमेर, जहाँ पे दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, अजमेर में। यहाँ पे एक वर्ड मिलता है हमें उरुस। हर साल जब भी सन की डेथ एनिवर्सरी होती है वहाँ पे उरुस होता है। भारत में कुछ मेजर टीचर है चिश्ती सिलसिला की और उनकी दरगाह की लोकेशन। यह हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। फर्स्ट आते शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह है अजमेर में, राजस्थान में, जहाँ से ये हमारी मैसेज ऑफ हारमोनी की पिक्चर आई है। सेकंड आते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका दरगाह दिल्ली में है। थर्ड आता है शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, इनकी दरगाह अजदन, आज के पाकिस्तान में। फोर्थ आते शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है। आखिरी में शेख नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली, इनकी दरगाह भी दिल्ली में। ये न्यूज़ हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाती है। दरगाह जहाँ पे अंतिम सांस ली थी सूफी संतों ने, जहाँ पे उनकी कब्र होती है। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काम की है। हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए, लेकिन इसका मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्या होता है शेड्यूल एम? शेड्यूल एम हमारा एक एक्ट है 1945 का, नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। इसके अंडर में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये शेड्यूल एम को बनाया। ये आउटलाइन करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मतलब आपकी ये कोई कंपनी है जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते मेडिसिन के, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसे होना चाहिए, एटमॉस्फेयर, साफ सफाई, सारी सुविधा। इट कवर करता है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीमाइजेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये सिर्फ प्री का फैक्ट हमें मिलता है। अब चलते आगे। ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS 3 में, साइंस टेक में, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। क्या है देखेंगे। क्रॉप्स, इसको बनाया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। मतलब स्पेस में हम प्लांट को ग्रो करेंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हम PSLV C60 पे, जिस पे हमने लास्ट वीक बात की थी स्पा डेस्क की। फिर हमने उसके साथ लॉन्च किया था पोयम, POEM। ये हमारे इसरो का एक प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के एंटिटीज होते हैं हम उनको प्रमोट करते हैं। आप अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आके शो कीजिए। तो इस क्रॉप्स के अंडर में इन्होंने स्प्राउट किया है लोबिया को, जिसको कहते हैं कॉपी, इन स्पेस में। अगला कीवर्ड आता है RRMTD, मतलब रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डोमेस्ट्रेटर। ये भी एक टेक्नोलॉजी का डोमेस्ट्रेट हमें करना है। इसमें एक 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम का रोबोटिक्स आर्म आता है, जो परफॉर्म करेगा रिलोकेशन थ्रू इंच वॉर्म वॉकिंग टू डिफाइन टारगेट्स ऑन POEM 4 प्लेटफॉर्म। ये बाहर जाके काम करेगा, उसको टारगेट को एक जगह पे रख देगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। अब चलते आगे। R चिदम्बरम नहीं रहे हमारे लिए। प्री में तो इनमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन GS 3 में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, एक सीधा क्वेश्चन बन जाता है। R चिदम्बरम क्या है इशू देखते हैं। R चिदम्बरम फॉर्मर चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ये इन्वॉल्व थे बोथ ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, साथ ही 1998।
1974 में हमने की थी स्माइलिंग बुद्धा, एक कोड वर्ड था पोखरण में। कैरिड आउट इन ए ग्रेट सीक्रेसी, मतलब सारी दुनिया से छुप के हमने एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट की थी पोखरण में, आज के राजस्थान में। तब भारत 6 कंट्री बना था टू टेस्ट न्यूक्लियर डिवाइस का, लेकिन कनाडा, यूएस, बाकी देशों ने हम पे काफ़ी टीका की, हमें काफ़ी बोला। तब हमने इस टेस्ट में प्लूटोनियम यूज़ किया था, जो आया था सर्कस रिएक्टर हमारे बार्क में, जो है मुंबई में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लेकिन उसको हमने ऑलरेडी सप्लाई लिया था कनाडा से। कनाडा हमसे नाराज़ हो गया, उन्होंने कहा आपने तो प्लूटोनियम हमसे लिया था, हमें क्यों नहीं बताया। साथ ही हमने लिया था हेवी वाटर फ्रॉम यूएस से, इस वजह से यूएस नाराज़ हो गया। हेवी वाटर का रोल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, ये कंट्रोल करता है उसकी स्पीड को। फिर 1998 में हमने किया था ऑपरेशन शक्ति। तब चेयरमैन थे आर चिदम्बरम, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ही हेल्ड लीड टू सिमिलर ऑपरेशन अगेन एट पोखरण। यहाँ पे हमने डिनोट किया था न्यूक्लियर फ्यूजन का, साथ ही 1 न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब का, मतलब फ्यूजन में हम दो न्यूक्लियर को एक जगह कर देंगे या फिर एक को अलग अलग करते जाएंगे, फ्यूजन एंड फ्यूजन। मोर एक्सप्लिसिटली मिलिट्री टेस्ट 1974 में जब हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था, हमने दुनिया से छुप के किया था, सीक्रेसी थी यहाँ पे। लेकिन जब हमने शक्ति किया तब हमने सीधा बोल दिया ये हमारा मिलिट्री टेस्ट है, और उसके बाद हम पे इंटरनेशनल सैंक्शन आ गए, मोर पावरफुल दैन दो इन 1974। तब इंडिया को एक क्रेडेंशियल मिल गया, हाँ इंडिया मिलिट्री न्यूक्लियर पावर है। ये हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। आर चिदम्बरम, इन्होंने फोकस किया था मैटर फिजिक्स पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे, साथ ही स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पे, एडवांसमेंट इन एनर्जी सिक्योरिटी, मटेरियल साइंस, सुपर कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। सारा कंट्रीब्यूशन इनका है, आर चिदम्बरम का। इनका एक अप्रोच था, नाम है डायरेक्टेड बेसिक अप्रोच। इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था इंडिया के डेवलपमेंट में आप कंबाइन कीजिए बेसिक रिसर्च को साथ ही टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को। इनके कुछ 2 इनिशिएटिव है हमारे लिए, यहाँ से हो सके प्री में क्वेश्चन बन जाए या मेंस में हम इनडायरेक्टली लिखेंगे। रूटैग, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, ये आता है एम्पावर करता है रूरल कम्युनिटीज़ को थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। आपके वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, सारे इशू पे हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड आता है सेड्स, सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी। ये कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स एडवांसिंग इंडिया के साइबर सिक्योरिटी में, साथ ही हार्डवेयर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। इनका रोल, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते अगली न्यूज़ पे। हम चलेंगे यूरोपा। यूरोपा एक जुपिटर का मून है, ये तो पूरी तरह से ऐसी क्रस्ट है। ये हमारे लिए प्री फैक्ट पॉइंट बन जाता है। नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, नाम है जुनो, जो स्टडी करेगा यूरोपा का। उसके बाद फिर से नासा ने एक और लॉन्च किया, नाम है यूरोपा क्लिपर, जो इन्वेस्टिगेट करेगा इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ। क्या लाइफ की कोई संभावना है इस यूरोपा पे? ये न्यूज़ हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाती है। साथ ही मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। 2070 के मेंस में GS1 में जूनो मिशन पे क्वेश्चन आया था, जूनो स्पेसक्राफ्ट का, हो सके फिर से आ जाए। अब चलते आगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बैट्स। एक उनकी स्टडी हुई है बैट के सीजनल माइग्रेशन पैटर्न पे, कि किस तरह से मौसम के हिसाब से बैट्स अपना वे चेंज कर देते, यहाँ से वहाँ चले जाते। इस तरह से वेदर, फिजियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर शेप करते उनके माइग्रेशन पैटर्न को। जब भी इनकमिंग स्टॉर्म आता है, इस वजह से वो अपने वाइंड को सर्व कर जाते हैं, इस वजह से उनकी एनर्जी कंजर्व हो जाती है और ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं।
ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। ये इशू ऑलरेडी हमने किया था इंडिया के फॉरेस्ट कवर पे। आज अच्छा आर्टिकल आया है, फिर से करेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसको पब्लिश करते फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में। क्या है आर्टिकल, देखते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है, ट्रैक करती है ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर, 3 चीज़ों पे इनका फोकस होता है। इन्होंने कहा है इंडिया में 25% एरिया आज का अंडर है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। इंडिया में फॉरेस्ट कवर है 21.76% ऑफ लैंड पे, साथ ही ट्री कवर है 3.41%। ये सीधी प्री की लाइन हमें मिलती है, प्रीलिम फैक्ट पॉइंट यह हमें दिखता है। फॉरेस्ट कवर पे हमारी ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ये गवर्न करती है ग्रीन कवर को, जिन्होंने रिक्वायर किया 33% भारत की जो जियोग्राफिकल एरिया है वो अंडर होना चाहिए ट्री के या फॉरेस्ट कवर के बीच में। ये भी एक मेंस का प्री का पॉइंट हमें मिलता है। फॉरेस्ट ग्रो हुआ है, बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, लेकिन ड्रॉप कर दिया है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख एंड नागालैंड में। ये भी हो सके प्री में क्वेश्चन बन जाए। किसको कहते हैं ग्रीन कवर, ये भी एक GS3 का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। क्या होता है, फॉरेस्ट कवर। फर्स्ट पॉइंट आता है फॉरेस्ट कवर का, एक एरिया जिसका हेक्टर मोर देन हो ट्री कॉनोपी का, मोर देन और इक्वल टू 10%। अगर ये कोई पैचेस है तो टोटल एरिया का 10% जिसकी कॉनोपी उस सेक्टर में 10% ज़्यादा हो जाए। इरेस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस, इसके ओनर गवर्नमेंट हो सकती है, बाकी कम्युनिटी हो सकती है, या प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो सकता है, या लीगल स्टेटस मतलब वो फॉरेस्ट डिक्लेयर हो या नहीं हो। सेकंड आता है ट्री कवर, ऑल ट्री पैचेस जो एग्जिट होते हैं आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट एरिया के और जिनको ऑक्यूपाई किया जाता है उनके कॉनोपी के लेस देन 1 हेक्टर, इंक्लूडिंग ऑल स्कैटर्ड ट्रीज फाउंड इन रूरल एंड अर्बन सेटिंग। ये कहीं भी आ जाए हम इनको फॉरेस्ट, इनको ट्री कवर मान लेंगे। फिर बात करते हैं सेंसिटिव एरियाज़ की। यहाँ पे फोकस क्या है, वेस्टर्न घाट पे, जिसको डिक्लेयर कर दिया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इको सेंसिटिव एरिया। ये ऑलरेडी एक प्री का क्वेश्चन आया है फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए। रिपोर्ट कहती है वेस्टर्न घाट ने लॉस कर दिया है 58 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इन लास्ट डिकेड। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कवर ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे 3 फॉरेस्ट की बात कही है। फर्स्ट आता है वेरी डेंस जो बढ़ गया है, सेकंड आता है मॉडरेटली, थर्ड आता है ओपन। तो जो वेरी डेंस है वो तो बढ़ गया है। वेरी डेंस में जिसकी कॉनोपी की डेंसिटी 70%, 70% या 100% के बीच हो उसको कहते हैं वेरी डेंस। अगले में आता है जिसकी कॉनोपी 40 to 70% के बीच में हो। ओपन में आता है 10 to 40%। ये भी एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। फिर चलेंगे नीलगिरी फॉरेस्ट। ये है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे फोल्डिंग हिल का एंड शोला इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ से भी हमारे लिए एक प्री की लाइन बन जाती है। ये पार्ट है वेस्टर्न घाट का, साथ ही यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व का। लेकिन लास्ट ईयर से 2 साल से इसने लॉस्ट कर दिया है 123 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर को। साथ ही फॉरेस्ट फायर की दुर्घटना यहाँ पे 4 गुना बढ़ गई है। अगला पॉइंट आता है मैंग्रोव्स का। ये होते हैं ट्रॉपिकल ट्रीज इन इंटरटाइडल जोन्स ऑफ कोस्टल एरिया में। हमारे भारत के यहाँ पे ये होते हैं कोस्टल एरिया में। इनका कहना है इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ये सिर्फ मात्र 0.15% कवर करते हैं। ये भी एक प्री की लाइन हमें मिलती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनका शेयर स्टेट वाइज बढ़ गया है, लेकिन गुजरात का जो कच्छ एरिया है ये डिक्रीज कर गया है। मैंग्रोव का काफ़ी बड़ा रोल है। GS1 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ऑलरेडी आया है।
देश ट्री स्टेबलाइज करते कोस्ट लाइन को, साथ ही कोस्ट लाइन की इरोजन को रोक देते, इनकरेज करते बायोडाइवर्सिटी को, साथ ही शील्ड करते कोस्टल कम्युनिटीज़ को फ्रॉम सी लेवल राइज, साथ ही टेम्पर मिल जाता है फ्यूरी ऑफ साइक्लोन की वजह से। अब चलते नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट ऑक्यूपाई करता है लेस दैन 8% ऑफ इंडिया के टोटल लैंड एरिया को, लेकिन यहाँ पे 21% भारत के ट्री एंड फॉरेस्ट कवर मिलते हैं। ये एक प्री की लाइन हमें यहाँ मिलती है। नॉर्थ ईस्ट ओनली 8% लैंड एरिया कवर करता है, लेकिन फॉरेस्ट कवर में ये 21% एरिया कवर करता है, लेकिन ये भी डाउन हुआ है 37 स्क्वायर किलोमीटर से। इसका पीछे कारण दिया है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज। ये जो रिपोर्ट आती है इसकी कुछ अप्लीकेबिलिटी हमारे लिए हो सकती है या नहीं हो सकती है। जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की या ट्री कवर की, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या छोड़ना है, इसके लिए हमें काफ़ी बड़ा कंसर्न है। इनका कहना है नॉट ऑल इकोसिस्टम आर सुटेड फॉर ट्रीज, जैसे प्लांटेशन करना है ऑर्किड का, पाम का या फिर नॉन नेटिव इकोसिस्टम का। इस वजह से इंक्रीज हो जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड मोनोकल्चर। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रिपोर्ट है ये बात करता है क्लाइमेट एक्शन की तरफ, हमें करना है कार्बन स्टॉक की तरफ चलना है। कार्बन स्टॉक क्या होता है, डिनोट करता है ऑल कार्बन हेल्ड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस बाय मास इन इकोसिस्टम। तब 2 साल पहले 2022 में इंडिया ने कमिट किया था बोन चैलेंज। ये हमारे लिए प्री का फैक्ट बन जाता है, बोन चैलेंज। इसमें क्या होता है, आपको इंक्रीज करना है अपना कार्बन सिंक। इंडिया ने कमिट किया है हम इंक्रीज करेंगे कार्बन स्टॉक को बाय 2.5 to 3 बिलियन टन तक थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030 तक। ये भी हमारे लिए एक प्री की लाइन बन जाती है। तो इंडिया ने इंक्रीज किया है इट्स कार्बन स्टॉक बाय 81 मिलियन टन्स, एंड हमारा जो ग्रीन स्टॉक होता है मतलब सम ऑफ ऑल ट्री लिविंग इन फॉरेस्ट, ये अब आया है 4.25% पे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसके पीछे कुछ एक्सपर्ट अलग बात कर रहे हैं। ये कह रहे रिपोर्ट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट की बात तो की है, लेकिन उसकी क्वालिटी की बात नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर नॉट प्रोवाइड डाटा ऑन एक्चुअल कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट तो कम हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर जैसे फॉरेस्ट का फ्रैगमेंट हो जाना, बायोडाइवर्सिटी हेल्थ, इस पर मिसिंग किया गया है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। रिपोर्ट लैक करती है मैकेनिज्म टू ट्रैक इकोसिस्टम लॉसेस, जो लॉस हो रही है लैंड यूज चेंजेस की वजह से एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से। लैंड को हम किस तरह एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में या फिर अदर सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं, साथ ही हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, डिफॉरेस्टिंग कर रहे हैं। ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से बहुत सारे प्री के पैक्ट मिलते हैं, साथ ही मेंस में क्वेश्चन आ सकता है या फिर इतना डाटा मिलता है जो हम मेंस में लिख सकें। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।